गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का ही एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक बायोसेवर्ट का नियम और उसके अनुप्रयोग। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने क्लास 12th में बायोसेवर्ट के लॉ को पढ़ा था फिजिक्स में, और साथ ही साथ उसके एप्लीकेशंस भी देखे थे। आज हम उसी पर एक बार फिर से चर्चा करेंगे कि बायोसेवर्ट के नियम के बारे में जानने के से पहले मैं एक बात बता दूं कि आपको याद होगा कि 1820 ईस्वी में इन 1820 में जो ऑस्टेड थे साइंटिस्ट और फिजिसिस्ट, जिन्होंने सबसे पहले हमें बताया था कि जब कभी भी किसी चालक तार में किसी कंडक्टर में हम जब करंट फ्लो करते हैं तो उसके सराउंड में एक मैग्नेटिक फील्ड मिल जाती है। उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड होती है ये तो एक्सपेरिमेंट करके बताया कि डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन है, और दूसरे मेथड्स जो है उससे उन्होंने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड तो क्रिएट होती है, बट मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट नहीं की। 1820 में ही बायो और सेवर्ट दो फिजिसिस्ट थे जिन्होंने ये बताया कि हम इस मैग्नेटिक फील्ड के किसी पॉइंट पर है ना मैग्नेटिक इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उन्होंने एक जो कंडक्टर वायर है उसका एक स्मॉल एलिमेंट लिया, एक अल्पांश लिया, और उस स्मॉल एलिमेंट के ड्यू टू जो मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पर फाइंड आउट की जाती है वो उन्होंने प्राप्त की। So intensity of magnetic field due to a small element of a wire is determined by or established by the Biot-Savart. So this law is called the Biot-Savart law, जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसका फॉर्म आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और ये इसका एक एप्लीकेशन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था स्ट्रेट करंट कंडक्टर वायर के लिए, यानी कि लंबे रुजुरेखी धारावाही चालक तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए देखते हैं बायोसेवर्ट का लॉ क्या कहता है। तो बायोसेवर्ट के लॉ के अनुसार हमने यहाँ पर एक करंट कैरिंग कंडक्टर वायर लिया है जो कि एक्स वाई आपको दिखाई दे रहा है, ये है ना। उस एक्स वाई के बिंदु हम देख सकते हैं कि वहां से एक बिंदु ओ से हमने आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी लिया है ना, जिस पर हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। करंट जो फ्लो हो रही है वो एक्स टू वाई हो रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। हमने यहाँ पर डीएल एक अल्पांश लिया है या एक स्मॉल एलिमेंट लिया है जिसे हम ए बी कह रहे हैं, है ना। और इस डीएल के कारण हम पी पॉइंट पर क्या निकालेंगे, इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। तो जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डीबी होती है वो अकॉर्डिंग टू बायो और सेवर्ट कुछ पॉइंट्स पे डिपेंड करती है, जिसमें से ये फॉलोइंग पॉइंट्स आप देख सकते हैं। सबसे पहले दो जो चुंबकीय क्षेत्र डीबी है वह इस चालक तार में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल, दैट मीन्स अल्पांश जितना बड़ा होगा चुंबकीय क्षेत्र उतना होगा। डीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन थीटा, जहां पर थीटा आप देख सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस हमने पी से ली है ए की, वो आपके अल्पांश से जो कोण बनाता है वो कोण आपका क्या है, थीटा है। डीवी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, दैट मीन्स जो डिस्टेंस है उसके इन्वर्सली स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब इन पूरी बातों को हम पूरे डिपेंडेंसी को एक साथ जब लिखते हैं तो हम पाते हैं कि डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। जो न्यूमरेटर वाले हैं वो न्यूमरेटर में रहेंगे और जो डिनोमिनेटर वाला है वो डिनोमिनेटर में। सो टू रिमूव दिस साइन वी यूज ए कांस्टेंट के। सो द इक्वेशन नंबर 1 इज shows द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द बायोसेवर्ट लॉ। अगर हम सीजीएस सिस्टम की बात करते हैं तो इस के की वैल्यू हम 1 ले लेते हैं, बट वेन एवर वी गो फॉर द एसआई सिस्टम then k is equal to mu 0 upon 4 pi for air or vacuum ideal sin theta upon r square। the unit of the magnetic field in SI system is Weber per meter square, और टेस्ला भी जिसको हम कहते हैं, आपने पढ़ा है। सो अगर किसी मीडियम की बात करें तो एक मीडियम के लिए हमें एक कांस्टेंट और लेना पड़ता है जिसे हम रिलेटिव कांस्टेंट कहते हैं या रिलेटिव परमिएबिलिटी कहते हैं, है ना। तो म्यू 0 म्यू आर अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ओके, सो डीबी वेक्टर इज इक्वल टू, अगर हम इसका वेक्टर फॉर्म देखना चाहें तो देखिए म्यू 0/4 पाई आई डी एल। हमने यहाँ पर आर का प्रोडक्ट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में किया, अंश और हर में दोनों में आर ले लिया। तो आप देख सकते हैं नीचे आर क्यूब होगा और यहाँ पर क्या हो गया, आर वेक्टर हो गया। ओके, तो म्यू 0/4 पाई आई डी एल क्रॉस आर कैप। अब आर कैप की वैल्यू क्या होती है, आर वेक्टर अपॉन आर होता है, तो एक आर कैप और आर वेक्टर मॉड जो है वो बाहर निकल गया, जिससे हमारे पास ये वैल्यू आई। कैप के फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो डीबी की जो डायरेक्शन होगी वो यहाँ पर क्रॉस शो कर रही है। क्रॉस की मीनिंग होती है कि इनवर्ड,
टू द पेपर। यदि कागज का तल है तो उसके अंदर की ओर। ये हम फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स, फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल है उससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि राइट हैंड रूल के हिसाब से देखिए आपका कुछ इस तरह का थंब है और ये आपका जो उंगलियां हैं, है ना, वो उंगलियां जहां पर मुड़ती है वो मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है ना। ये जो उंगलियां मुड़ती है वो किसको शो करता है? अगर ये इस तरफ मुड़ रही है तो मैग्नेटिक फील्ड, तो करंट फ्लो कहाँ पर होगा? यहाँ पर, है ना। और अगर इस तरफ मुड़ रही है इसका मतलब इसके स्पर्श रेखा में यदि हम कोई लाइन लें तो वो आपकी किसकी डायरेक्शन को शो करेगी? बी की दिशा को शो करेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि बल रेखाओं की स्पर्श रेखा जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। तो आई थिंक ये बायो-सेवर्ट का लॉ जो है वो इतना इनफ है, आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि बायो-सेवर्ट का लॉ क्या है। क्रॉस जो है वो इनवर्ट को शो करता है, यदि हम क्रॉस की जगह डॉट लगते हैं तो वो आउटवर्ड को क्या करता है? शो करता है। चलिए आगे इसके एप्लीकेशन की हम बात करते हैं। सो एप्लीकेशन अगर हम देखें तो हम यहाँ पर देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, यानी कि रिजु-रेखी धारावाही चालक तार। देखिए जो वायर है वो अनंत लंबाई का एक रिजु-रेखी धारावाही चालक तार XY है, जिसके कारण किसी बिंदु P पर हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो हमारे पास करंट कैरिंग वायर है XY है, जिसके किसी पॉइंट O से हमने R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P ले लिया है, जहां पर हमें इंटेंसिटी क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। अब O से X डिस्टेंस पर हमने AB एक आपका स्मॉल एलिमेंट लिया, जिसकी लेंथ जो होती है वो हमने DL ले ली। यदि पूरे वायर की लेंथ को हम क्या एज्यूम कर लेते हैं? L एज्यूम कर ले रहे हैं फॉर एग्जांपल के लिए। तो ड्यू टू दिस DL जो हम P पर फाइंड आउट करेंगे उसकी हम बात करेंगे। अब जो A से P तक की जो डिस्टेंस है उसे हमने यहाँ पर Y एज्यूम किया है, और ये एंगल जो है वो यदि हमने अल्फा लिया है तो डेफिनेटली जो अल्पांश के कारण या जो स्मॉल एलिमेंट के कारण जो एंगल होगा वो कितना होगा? D अल्फा होगा। इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि हमने कुछ कंस्ट्रक्शंस भी एक्स्ट्रा किए हुए हैं। एक तो y जो है उस दूसरे सिरे को हमने p से मिलाया है, और x जो है उसको भी हमने p से क्या किया है? मिलाया है। अब आप देख सकते हैं कि जो a b और p वाला जो हिस्सा है ये आप देख सकते हैं, ये ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर AC जो है वो परपेंडिकुलर है किसके? BP के, है ना। ये तो क्लियर है कि AC परपेंडिकुलर ऑन BP। ये जो AC आपका है परपेंडिकुलर है किसके? BP पर। नाउ ये एंगल देखिए, इस एंगल को हमने अल्फा एज्यूम किया, जिसे हमने नाम दिया है APO। अगर ये APO अल्फा है तो डेफिनेटली BPO को स्मॉल लेना पड़ेगा, तो ये हमने D अल्फा एज्यूम किया। और एंगल ABC जो है उसको हमने क्या माना है? थीटा। ये एंगल को हमने क्या एज्यूम किया है? थीटा। नाउ हम जानते हैं बायोसेवर्ट्स के लॉ से dV इज इक्वल टू म्यू 0.4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, बट हियर आर इन द प्लेस रिप्लेस है किससे? Y से, क्योंकि ये जो अल्पांश है उससे डिस्टेंस हमने लेनी है ना, तो वाई स्क्वायर से हो गया। अब ट्राइंगल, छोटा जो ट्राइंगल है उस पर आप ध्यान से देखिए कि अगर हमें AC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ से, तो हम ले सकते हैं कि ट्राइंगल ACB में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज या हम कहें लंब बटा कर्ण बराबर क्या होता है? साइन थीटा। तो AC की वैल्यू हमें मिलेगी AB साइन थीटा, और AB जो है वो हमारा क्या है? DL है। AB के प्लेस पे हमने क्या वैल्यू पुट की? DL, और ये साइन थीटा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हुआ। तो AC की वैल्यू हमने निकाल ली। अब AC की वैल्यू एक और ट्राइंगल से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि है ACP। इस ट्राइंगल को देखिए, इसमें अगर AC हमको फाइंड आउट करना होगा तो हमें Y की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए इसमें हम AC फाइंड आउट करते हैं। एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, है ना। तो जो D अल्फा है वो AC अपॉन क्या होगा? AP। आप इसे साइन थीटा वाले फॉर्मूले से भी ले सकते हैं, साइन D अल्फा से भी, बट मैंने यहाँ पर एंगल आर्क अपॉन रेडियस से भी ले लिया, क्योंकि बाद में हम साइन थीटा D अल्फा को स्मॉल करेंगे, एक ही मतलब होगा। AC निकालेंगे तो इस बार होगा AP इंटू D अल्फा। तो AC हमने निकालना जो कि D अल्फा AP हुआ। तो AC हमने पहले जो यहाँ पर निकाला D अल्फा की वैल्यू जो है वो कितनी है? AP की वैल्यू जो है वो कितनी है? Y है ना। तो Y हमने यहाँ पर लिख दिया, और ये D अल्फा अपनी जगह। तो वाई डी अल्फा जो है, और जो AC की पहले हमने वैल्यू निकाली है DL साइन थीटा, दोनों इक्वल होंगे क्योंकि दोनों ही AC की वैल्यू है। DL साइन थीटा इज इक्वल टू वाई डी अल्फा। अब हम बात करते हैं AOP, जो मैंने यहाँ पर निकाल के रखा है, जो नीचे का ट्रायंगल था AOP। अगर हम उसमें कॉस अल्फा लेते हैं तो OP अपॉन AP हमारे पास दोनों वैल्यू है R और Y की, तो R बाय Y होगा। यदि हम यहाँ से Y फाइंड आउट करना चाहते हैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करने के लिए, तो Y इक्वल टू R कॉस अल्फा होगा। देखिए Y इक्वल टू R कॉस अल्फा यहाँ हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जिससे DL साइन थीटा की वैल्यू हमें मिल जाए अल्फा के टर्म्स में। वैल्यू ऑफ Y एंड DL साइन अल्फा इज इक्वेशन नंबर 1।
या दोनों को रख रहे हैं हम। सो डी बी इक्वल टू म्यू 0.4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन स्क्वायर वाई स्क्वायर है। अब हमारे पास जो डी एल साइन थीटा की वैल्यू आई थी वो थी वाई डी अल्फा, वो हमने यहाँ पर पुट कर दी और वाई स्क्वायर को वैसे ही रहने दिया। एक वाई और एक वाई यहाँ से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, म्यू 0.4 पाई आई डी एल अपन वाई आया। अब y की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी इक्वेशन 4 पे, जो कि r अपॉन कॉस अल्फा था, जो की वैल्यू हमने यहाँ पर y की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी, जिससे कॉस अल्फा आपका ऊपर हो गया, i बाय r आपका सेपरेट हो गया। अब हम अल्फा के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 5 का हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो जब इक्वेशन नंबर का 5 का इंटीग्रेशन करेंगे तो अगर हमें ड्यू टू इंटायर कंडक्टर एक्स वाई लेना है, मतलब पूरे चालक तार की हम बात कर रहे हैं, ये आपका y है और ये आपका x है ना। तो एक्स वाई चालक तार के कारण पूरा लेना होगा तो हमें यहाँ से यहाँ जाना होगा। इसका मतलब हमने यहाँ पर इंटीग्रेटिंग करना है, पर लिमिट हमें लेनी होगी, तो हमने यहाँ पर लिमिट ले ली, ये एंगल को पूरा ले लिया माइनस, क्योंकि वो ओरिजिन के नीचे है, और ये एंगल को पूरा ले लिया प्लस, तो माइनस अल्फा 1 टू अल्फा 2 हमने इंटीग्रेट किया। ओके, अब म्यू 0.4 पाई आई अल्फा, ठीक है, साइन कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन साइन अल्फा हुआ, वैल्यू लिमिट पुट की, दैट मींस अल्फा 2 माइनस माइनस प्लस, तो साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2 ये वैल्यू आई। अब हमें यहाँ से केसेस लेने हैं कि अल्फा 1 और अल्फा 2 की वैल्यू हम किस किस कंडीशन में कैसी कैसी पुट कर सकते हैं। तो चलिए केस पर चलते हैं। केस 1 में अगर हमने जो कंडक्टर वायर है उसकी लेंथ को इनफाइनाइट लिया है, तो डेफिनेटली अल्फा 1 अल्फा 2 दोनों कितने होंगे, 90 डिग्री होंगे, जिससे हमारे पास जो वैल्यू आएगी साइन 91 2i बाय आर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। अगर दो और दो को हम कैंसिल करते हैं तो उस कंडीशन में म्यू 0.2 पाई आई बाय आर हमें वैल्यू मिलती है। तो ये जनरल कंडीशन हम कह सकते हैं कि जब आपसे कोई केस नहीं भी पूछता है तो भी आपको ये केस तो एटलीस्ट बताना ही होगा। ओके, कि लंबे रिजिरो की धारावाही चालक तार के कारण, या अनंत लंबाई हमने बोल दिया कि अनंत लंबाई के रिजिरो की धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या है, तो म्यू 0.4 पाई 2i बाय आर या म्यू 0.2 पाई आई बाय आर। अब केस हम लेते हैं कि इफ P इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वन ऑफ एंड ऑफ द इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर वायर। करेक्ट है कि एक एंड की हमने बात की, तो एक एंड पर अगर वो जाएगा तो डेफिनेटली एक एंगल क्या होगा आपका, जीरो होगा, दूसरा आपका जो होगा वो 90 डिग्री होगा, जिससे यहाँ पर जो टू था, यहाँ पर जो टू था वो टू हट गया, जिससे म्यू 0.4 पाई आई बाय आर जो भी था उसका हाफ हो गया, क्योंकि वन ही आएगा यहाँ पर साइन अल्फा की वैल्यू। नाउ केस थर्ड में अगर देखें कि P इज परपेंडिकुलर टू द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है और दोनों ही एंगल बराबर हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, साइन अल्फा दो बार ऐड होकर 2 साइन अल्फा हो जाएगा। अब साइन अल्फा की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, तो जब साइन अल्फा की वैल्यू हम निकालने जाएंगे, जब हम साइन अल्फा की वैल्यू निकालने जाएंगे, कुछ इस तरह का जो हमारा एंगल ट्राइंगल था, है ना, और अगर हम साइन अल्फा की वैल्यू निकालने जाएंगे तो अब जो ये ऊपर और नीचे की लेंथ होगी वो हाफ हो जाएगी, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये l/2 होगा और ये भी l/2 होगा, है ना। और हमारा ये वैल्यू जो था आपका r है, तो उस कंडीशन में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आपको समझ में आ गया, ये आपका y है और ये आपका r है ना। तो अगर हम निकालेंगे तो l/2 आपका परपेंडिकुलर होगा, और हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए l/2 और r का हमें स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा पीजीटी से, तो वो हमने लिया, ये आपकी y की वैल्यू है ना, थोड़ा ध्यान रखेंगे इसको। तो ये y की वैल्यू एक्चुअल में हमने यहाँ पर रखी है, वो ये वाली है। सो नाउ साइन अल्फा की वैल्यू को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये हमने साइन अल्फा की वैल्यू को रखा, फिर एलसीएम हमने लेके इसे सिंप्लीफाई किया, जिससे हमारे पास ये फॉर्मूला है। तीनों ही केसेस जो हमें मिले उसमें हमें देखने को मिला कि जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग करंट कंडक्टिंग वायर जो होता है वो करंट पे डिपेंड करता है। मतलब अगर करंट ज्यादा होगी, करंट इंक्रीज होगी, तो डेफिनेटली जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी डेफिनेटली उतना ही मैग्नेटिक फील्ड, भाई मैग्नेटिक फील्ड का एक एरिया होगा, एक रेंज होगी, अगर दूर अगर हम जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या होगा, इंटेंसिटी उसकी कम मिलेगी। दैट्स ऑल। तो बायोसेवर्ट का नियम क्या है और उसका अनुप्रयोग को समझाइए। जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है उसके लिए ये बहुत ही अच्छा प्रश्न और उसका ये डेरिवेशन था। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। पॉज करके इसे अच्छे से देखें, आपको डेफिनेटली ये डेरिवेशन समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।